Why do you think Kerala Story जैसी मूवी was needed in the country? आप मासूम लड़कियों को प्यार का झांसा देते हो, उन्हें कन्वर्ट करते हो, and then those girls' lives are destroyed. This particular group is so dangerous that it needs to be exposed, and that's what we have done. आपने उन लड़कों से बात करी? There was one attempt to one of those guys to talk, and he was brazen about to say कि उसने 35 लड़कियों के साथ ऐसा किया है, and no government can touch him. And वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि are they brainwashed or are they getting money to do it? Both of that. And how do the fundings for these things come? It comes from हवाला. इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ना जिनको सीरिया, अफगानिस्तान की जो वॉर है उनको फ्यूल करते रहना है. हिंदू गर्ल मर जाए क्या फर्क पड़ता है? In Kerala, Catholics are also. Of course. The word love jihad was first introduced by a church, by a father. लोग बोलते हैं कि बहुत exaggerate करके बनाई है मूवी. हमने एक इवेंट किया था बम्बई में. हम 26 लड़कियों को लेके आए थे. आर्षा विद्या समाजम की लड़कियों से मिला. उधर 6,500 लड़कियों का रिकॉर्ड है उनके पास with names. Did you study about the model जिसके थ्रू ये ऑपरेट होता है? हमारे आज के गेस्ट हैं फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर विपुल शाह. उन्होंने द केरला स्टोरीज, नमस्ते लंदन, सिंग इज किंग जैसी बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज़ बनाई है. आज के एपिसोड में हमने उनसे डिस्कस किया है कि कैसे एक आउटसाइडर बॉलीवुड में डायरेक्टर बन सकते हैं, क्या रोल होता है ऑफ अ डायरेक्टर एंड अ प्रोड्यूसर, कैसे एक डायरेक्टर एक फाइनेंसर को ट्रस्ट कराता है, कैसे अंडरवर्ल्ड पहले बॉलीवुड को कंट्रोल करता था, एंड व्हाट इज़ द बैक स्टोरी ऑफ इम्पॉर्टेंट मूवीज़ लाइक द केरला स्टोरीज एंड बस्तर. ऐसी सारी मूवीज़ बनाने में बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज होती है, बहुत सारी हार्डशिप्स होती है, एंड बहुत बड़ा एक स्टैंड लेना पड़ता है ऐसी मूवीज़ लॉन्च करने के लिए. ये वो सब कैसे करते हैं, इनके बारे में हमने बात करी. सो ये सारी कॉन्वर्जेशन आपको आज के हमारे पॉडकास्ट में जानने को मिलेगी. बिफोर यू स्टार्ट दिस एपिसोड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आप इस चैनल को जितना सब्सक्राइब करेंगे हमें उतनी हेल्प होगी ताकि हम आपके लिए और बड़े से बड़े गेस्ट ला पाएँ जो आपको और ज़्यादा वैल्यू दें. Enjoy the show, but before you do that, राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आपको ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल पाए. Enjoy the show. Here's a question. इंडिया में पॉलिटिक्स, रिलीजन, एक किसी भी तरीके के सेंटिमेंट को अगर आप पकड़ते हो और उसके अराउंड मूवी बनाते हो, तो it's not really safe. So do you think that what you did was it safe? क्या Actually मैं honest to God मुझे ये पता ही नहीं था कि केरला स्टोरी का ये रिजल्ट आएगा. Okay. मुझे ऐसा लगा था कि ये कहानी बोलनी ही चाहिए, ये बनानी ही चाहिए, बिकॉज इतना बड़ा इशू हमारे देश में अननोटिस जा रहा है. और अगर आज ये मेरे नोटिस में आया है तो मैं इसे इग्नोर करूँगा तो आई विल बी नॉट हैप्पी. तो मैं केरला गया, मैं उन लड़कियों से मिला, आई विजिटेड द आश्रम. हमने उनके बहुत सारे वीडियो इंटरव्यूज़ पहले भी थे और भी बहुत सारी लड़कियों के इंटरव्यूज़ किए. मैं आर्षा विद्या समाजम की लड़कियों से मिला. उधर 6,500 लड़कियों का रिकॉर्ड है उनके पास विथ नेम्स ऑफ व्हाट दे वर एंड व्हाट दे आर नाउ. 6,500 लड़कियों का रिकॉर्ड. तो आपको अंदर से वो बात हिला देती है. आपको लगता है कि ये कहानी तो बोलनी ही पड़ेगी. अब उसका आउटकम क्या होगा ये मुझे नहीं पता था, है ना. मैं नहीं जानता था कि ये दिस विल बिकम अ पॉइंट ऑफ नेशनल डिबेट. हमने जब फिल्म बनाई तो हमने रिस्क रिवॉर्ड कुछ नहीं सोचा. हमने सिर्फ इतना सोचा था कि ये कहानी इन लड़कियों की ज़िंदगी के लिए हमारा बनाना बहुत ज़रूरी है. इस देश के लिए इस मुद्दे को जानना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हमने ये फिल्म बनाई. What happened after that was actually beyond our control. हम उसे कंट्रोल भी नहीं कर पाए और हमारी औकात नहीं थी उसे कंट्रोल करने की. हम एक फिल्म मेकर हैं, हम एक फिल्म बनाते हैं, उसे जब एक फिल्म के बियॉन्ड ले जाके लोग उसका एक अलग डिस्कशन पे ले जाते हैं, उसे हम कंट्रोल या कंटेन कर पाए ये हमारे लिए नामुमकिन है. तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं था. तो हमें पता भी नहीं था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा मुद्दा और ये इतनी बड़ी बात हो जाएगी. हमें लगा था कि इस देश में बहुत सारी ट्रू स्टोरीज बनी है, ऐसे एक और ट्रू स्टोरी हम बना रहे हैं और लोग उसे उसी नज़रिए से देखेंगे. बट इट टर्न्ड इनटू
something which was massive. It turned into a topic of national consciousness, which I think is a huge achievement for any film. और अगर वो फिल्म झूठी होती, जैसा कि लोग इसे रबिश करने की कोशिश करते हैं, तो देश का इतना बड़ा ऑडियंस उसके साथ नहीं जुड़ता. आज आप देखिए, जब केरल में द चर्चेज वांटेड टू शो द फिल्म, ये तो बाहर के चर्च नहीं है, ये तो केरल के चर्च हैं. वाई? केरल के चर्च को तो सच पता है ना कि केरल में हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो केरल के चर्च अगर दिखाना चाहते हैं ये फिल्म अपने चर्चेज में टू एवरी किड हु नीड्स टू सी दिस, उसके बाद आप क्या कहेंगे कि इसमें क्या सच्चाई है या नहीं है? बट बहुत काफ़ी मैं ऑनलाइन रिव्यूज़ देख रहा था और वीडियोस देख रहा था उस मूवी के रिएक्शन के ऊपर. लोग बोलते हैं कि बहुत एग्जैजरेट करके बनाई ये मूवी. ये वही लोग बोलते हैं जो उसे डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं. आप देखिए, आपको वैसे तो इस देश में ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो एक क्रिमिनल को हीरो मानते हैं. अभी ये मुख्तार अंसारी की मौत हुई, आपने उनके जनाजे में कितने लोगों को देखा? तो क्या आपको मैसेज देता है कि आप क्रिमिनल हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? तो और फिर लोग कैमरे पे आके बोले कि मुख्तार अंसारी बहुत ग्रेट इंसान थे, बोले ना, जबकि हकीकत कुछ और है. तो वही जो लोग हैं जो बोल रहे हैं कि मुख्तार अंसारी ग्रेट है, वो केरला स्टोरी को डिस्क्रेडिट करना चाहेंगे. ये तो कॉमन सी बात है. आपको ये बाइनरी समझनी पड़ेगी कि ये आप जिनके एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स को चैलेंज कर रहे हो या एक्सपोज कर रहे हो, जो काम बड़े आसानी से चल रहा था आज उनको आप एक्सपोज कर रहे हो, वो अगर आपके सामने आपको डिस्क्रेडिट नहीं करेंगे तो फिर तो मतलब या तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे आपकी बात या डिस्क्रेडिट करेंगे. क्या ऑप्शन है? तो एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते आपकी बात, तो क्या करेंगे? आपको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करेंगे. कैसे डिस्क्रेडिट करेंगे? जब आप बोलेंगे, हम हमारी फिल्म में जब ये दिखाते हैं कि एट द एंड ऑफ द फिल्म वन विक्टिम हरसेल्फ केम ऑन कैमरा, एक विक्टिम की माँ और बाप ने आके कैमरे पे बोला, तो आप कैसे डिस्क्रेडिट करोगे? आप कहोगे अच्छा चलो 3 लड़कियां हो सकती हैं, लेकिन ये 32,000 का नंबर तो एग्जैजरेटेड है. यही है ना, एक ही आर्ग्यूमेंट रह गया. यस, कि 32,000 का नंबर. अब आप देखिए, ये आयरनी हमारे मीडिया की है. 6 जून को हमारी फिल्म 5 मई को रिलीज हुई. 6 जून को हमने YouTube पे एक 17 मिनट का वीडियो डाला है जिसमें ये 32,000 का नंबर हमने आंकड़ों के साथ प्रूव किया है ना. और हमने ये सारे मीडिया हाउसेस को भेजा और कहा कि इस पे हमारे साथ डिबेट करिए, बिकॉज फिल्म तो चल गई है. बट देश को जानना जरूरी है कि ये मुद्दा कितना सीरियस है. 2 दिन बाद हमको सबके फोन आए कि भाई सामने वाली साइड अब डिबेट नहीं करना चाहती. तो वो 32,000 का वीडियो क्योंकि वो डिबेट के लायक नहीं हुआ और वो कोई एक इंफॉर्मेटिव वीडियो था, तो आप जानते हैं कि ऐसे वीडियोस फिर बहुत पॉपुलर नहीं होते क्योंकि वो एक कंट्रोवर्सी नहीं है या वो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो मुझे नहीं देखना है. लेकिन हमने एक आंकड़ा उसमें रखा. आपने ध्रुव राठी का वीडियो देखा? अगेंस्ट वीडियो? जी, मैंने देखा था. और ध्रुव राठी के वीडियो के सामने मैंने एक पॉइंट रखा था कि जिन रिसर्च टीम का वो बड़ा हवाला दे के कह रहे थे कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर जो थे उन्होंने 2,500 का नंबर रखा था, वो अगर एक पेज पलटते तो उनको 7,700 वाला हमारा आंकड़ा दिख जाता. वो पेज आपने जानबूझ के नहीं पलटा या आपने जानबूझ के उस फैक्ट को लोगों के सामने लाना ज़रूरी नहीं समझा. ये फैक्ट है. और हमने इस वीडियो में उस पेज का फोटोग्राफ भी रखा है कि ये रहा वो पेज और ये रहा वो नंबर हाईलाइट करके रखा है. हालांकि इसके बाद हमें ध्रुव राठी से कोई जवाब नहीं आया. उनका काम था मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, वो उन्होंने फैला दी और वो अपने नेक्स्ट इस असाइनमेंट पे चले गए. बट ये जब आप इतने बड़े फैक्ट को टेबल पे रख रहे हो तो एक अपॉलॉजी तो आपको करनी चाहिए थी. अपनी रिसर्च टीम के लिए ही मांग लेते कि भाई मेरी रिसर्च टीम से गलती हो गई, आई एम सॉरी.
क्योंकि आप बड़ा दावा करते हो सच्चाई का, आप बहुत दावा करते हो कि हम बहुत इन डेप्थ रिसर्च करते हैं, तो हमने आपकी रिसर्च को, हम एक पेज आपने पलटा नहीं, 2 मिनट का काम था, वो आपने किया नहीं, या आपकी रिसर्च टीम ने नहीं किया, एटलीस्ट उसे एक्सेप्ट तो कर लीजिए. And no reply came. ना, नथिंग, वी स्टिल वेटिंग. So why do you think then उन्होंने ऐसा किया? क्योंकि वो तो बहुत रिसर्च डेप्थ, उनकी बहुत तारीफ होती है, बहुत उनकी फॉलोइंग है और उनको बहुत माना जाता है, ही इज द फोर्थ पिलर. देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि उनका अपना एक एजेंडा है. क्या एजेंडा लगता है? वो एक्चुअली एक पॉलिटिशियन है और वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं. उनका उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को प्रमोट करने का एक तरीका है, जो ये तरीका है कि मैं सच बोलता हूँ, मैं रिसर्च बेस्ड हूँ, लेकिन उसमें वो कई बार सिर्फ एक ही तरफ की बात करते हैं, दूसरी तरफ की कभी बात नहीं करते. क्या आइडियोलॉजी पुश कर रहे हैं कुछ? उनका जो बीजेपी से उनकी नफरत है या उनको जो प्रॉब्लम्स हैं वो जग जाहिर हैं, और वो उसी पे काम करते हैं कि बीजेपी को हराना है. तो आप बीजेपी को हराना चाहते हो, वेरी गुड, ये आपका फ्रीडम है, आपको डेमोक्रेटिक राइट है टू हैव अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पर आप फिर ये मत दावा करिए कि मैं सिर्फ सच बोलता हूं, क्योंकि आप दूसरी साइड की बात कभी नहीं करते. दूसरी साइड की बात नहीं करते मतलब अगर आप ये कहते हैं कि बीजेपी जो है वो फॉर एग्जाम्पल वो एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ऐसा डर फैलाती है कि हिंदू खतरे में है या फलाना है ढिमकाना है, तो आप दूसरी साइड की भी बात करिए कि जो ये बाकी पार्टियां हैं वो क्या करती हैं, क्या वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती हैं या नहीं करती हैं, उसके एविडेंसेस आपके पास क्यों नहीं है, आपकी रिसर्च टीम ढूंढती नहीं है या उन्हें मिलता नहीं है, क्योंकि अपीजमेंट तो होता है और खुलेआम होता है ना. तो आप उसकी बात नहीं करते, तो देन यू आर अ पॉलिटिशियन पैडलिंग अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल लाइन, which is fine. I have no problem. I have a problem with the cover that you have कि मैं सच बोलता हूं, मैं इस देश के लिए कुछ करता हूं. वो कवर मत रखिए, आप खुल के बोलिए ना कि ये मेरी आइडियोलॉजी है और मैं इस आइडियोलॉजी को प्रमोट करना चाहता हूं. इट्स ऑलवेज अलाउड, आपको हक है, ये आपका इंडिपेंडेंट राइट है. तो यू थिंक कि उन्होंने केरला स्टोरी पे वीडियो इसीलिए बनाया बिकॉज द बीजेपी वाज सपोर्टिंग इट? BJP never supported it apart from one comment that Prime Minister of the country made in one rally. उसके अलावा बीजेपी ने हमारी फिल्म को क्या कमेंट बनाया उन्होंने कहा था कि ऐसी एक केरला स्टोरी बनी है विच टॉक्स अबाउट दिस कन्वर्जन एंड व्हाटएवर. उसके बाद अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बोले तो कुछ और मंत्रियों ने भी उनके ऊपर स्टेटमेंट दिए थे. आई थिंक स्मृति ईरानी जी ने कुछ बोला था, अनुराग ठाकुर जी ने कुछ बोला था, JP नड्डा जी ने कुछ बोला था. मध्य प्रदेश में इट वाज टैक्स फ्री. टैक्स फ्री हमने एक्सेप्ट भी नहीं किया था. ओके. बिकॉज दैट वुड हैव अगेन लुक्ड लाइक हम ये तो पूरा फिक्स मैच है और हम टैक्स फ्री के लिए ये सब गेन कर रहे हैं, तो हमने वो एक्सेप्ट भी नहीं किया था. और हमने मुख्य प्रधान जी से थैंक यू बोला था, लेकिन हमने कहा था कि ये ना करें तो अच्छा होगा, बिकॉज दिस सेंड्स अ मैसेज दैट वी आर you are supporting the film because of a certain political reason, and then if it is a political reason then it kind of takes away from the truth. When anything turns political तो सच्चाई is the first victim. True. जो आप बोल रहे हो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, बीजेपी ने और कुछ सपोर्ट नहीं किया, तो what was it? मतलब जो लोग बोलते थे कि हम बीजेपी के पैसों पे बना रहे हैं, वो सब बकवास का कोई सर पैर है नहीं, किसी के पास कोई एविडेंस है नहीं. अब तो हमारे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो चुके हैं, अब देख सकते हैं कोई पैसा आया नहीं आया, वो सब आपको पता चल जाएगा. बट वो सेकेंडरी है ना. उन्होंने हमारे कोई हजारों शो स्पॉन्सर किए कि कई फिल्मों में हम कहानियां सुनते हैं कि बाहर हाउसफुल का बोर्ड है और अंदर फिल्म खाली है, वैसा भी नहीं हुआ. सो देयर वाज व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट आर यू रियली टॉकिंग अबाउट? आइडियोलॉजिकल सपोर्ट अगर उनका हमें है तो वी अप्रिशिएट इट एंड वी थैंक देम फॉर दैट कि आपने हमारी फिल्म की सच्चाई में अगर आपको दम दिखता है और आप हमें आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दे रहे हैं, वी आर ऑनर्ड टू गेट द आइडियोलॉजिकल सपोर्ट. और मेरा आपसे एक और कहना है
हम तो चाहते थे कि जिन्होंने हमारी फिल्म को बैन किया वो भी लड़कियों के हित की बात थी, वो भी हमें सपोर्ट करते, वो भी लड़कियों के फेवर में आते, रादर देन सपोर्टिंग द बैड पीपल दे शुड हैव सपोर्टेड द गुड पीपल। ये हमारी ख्वाहिश थी, हमने बहुत अपीलें की, बहुत रिक्वेस्ट की, तो नहीं हुआ। Why do you think कि केरला स्टोरी जैसी मूवी वाज नीडेड इन द कंट्री? क्योंकि आपको ये एट दिस सेंटिमेंट, ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, अगर आप देखो तो एक लार्जर सेंटिमेंट आफ्टर 2013-14 एक वापस से रिलीजियस इंटॉलरेंट या रिलीजन बेस्ड सेपरेशन पे आने लग गया है, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट वापस स्ट्रॉन्ग होते गया है, राइट? या मे बी हम लोग की जनरेशन को, सोशल मीडिया जनरेशन को, जो हम लोग को पहली बार दिखने लगा है, इट वॉज मे बी ऑलवेज देयर, हमें नहीं पता था क्योंकि हम छोटे थे, अब हमें दिखने लग गया, बहुत एविडेंट हो गया है, एंड सोशल मीडिया की वजह से बहुत एम्पलीफाई भी हो रहा है। आपको क्लियर दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, अलग अलग स्टेट में, कहीं पे कुछ लोग अनसेफ फील करते हैं, कहीं पे कुछ लोग अनसेफ फील करते हैं, कहीं पे हिंदूज फील करते हैं कि हम अनसेफ हैं, कहीं पे मुस्लिम फील करते हैं हम अनसेफ हैं, राइट? एंड इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, सोशल मीडिया बहुत वोकल हो रहा है। इस इन्वायरमेंट में व्हाई डू यू थिंक अ मूवी लाइक द केरला स्टोरी वाज नीडेड? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो ये है कि हम इसको पॉलिटिक्स से अलग करके देखना चाहिए। पॉलिटिक्स कुछ भी चल रही हो, लोगों के अंदर जो इनसिक्योरिटीज हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उन लड़कियों के पेन को लोगों तक नहीं ले जाएंगे। आपको कुछ सच पता चला है जो इतना ब्रूटल है, हमारे देश की इतनी सारी लड़कियां, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, उसमें आप हिंदू मुस्लिम क्यों देख रहे हैं? मेरा हमेशा एक सवाल रहा है कि जब आप पाकिस्तान से लड़ते हैं तो आप तो बोलते हैं कि आप मुसलमानों से लड़ रहे हैं, आप बोलते हैं कि हम एक दुश्मन कंट्री से लड़ रहे हैं, तो वो दुश्मन देश के अंदर है, तो उसको आप रिलीजन से क्यों जोड़ रहे हैं? मत जोड़िए। आप उन कुछ लोगों की वजह से, हमने तो हमारे हर इंटरव्यू में कहा कि हम एक ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं, हम पूरी कम्युनिटी या पूरे रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, इट डजंट जस्ट बिकॉज यू शो। अभी मैंने बस्तर में एक नक्सल ग्रुप दिखाया जो सब हिंदू हैं, उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। सो डज दैट मीन कि मैं एंटी हिंदू हूं? या हिंदुओं को बोलना चाहिए अरे तुमने कैसे दिखाया, लंका रेड्डी नाम कैसे रखा, तो रेड्डी कम्युनिटी खड़ी हो जाएगी मेरे सामने और कहेगी कि तुम रेड्डीज के अगेंस्ट हो? ऐसा नहीं होता। मैंने कुछ मुस्लिम्स को दिखाया क्योंकि वो मुस्लिम्स उसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसको हम प्योर लड़कियों के पेन की, देखिए हमने एक इवेंट किया था बंबई में, क्योंकि हम पे बहुत बोल रहे थे कि 3 से ज्यादा लड़कियां हैं तो दिखाओ। हम 26 लड़कियों को लेके आए थे और 26 लड़कियों को प्रेस के सामने हमने बात करवाई है, और वो 26 हमें जब ले आ रहे थे तो हमें सिक्योरिटी उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ी थी क्योंकि उनको धमकियां मिलना शुरू हुई थी, जबकि आर्षा विद्या समाजम और उसके आसपास ऐसी और बहुत सारी लड़कियां हैं। हम चाहते तो 100 लड़कियां ले आते जिन्होंने ये सफर किया है। तो मुद्दा ये है कि क्या हमारे देश की लड़कियों के साथ ऐसा होना, जस्ट बिकॉज देर इज अ पॉलिटिकल नैरेटिव ऑफ अ सर्टन काइंड, आपको नहीं बोलना चाहिए, लोगों को नहीं बताना चाहिए, नहीं इन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए? मुझे लगता है कि देन तो फिर तो कोई भी ट्रू स्टोरी मत बताइए, क्योंकि हर ट्रू स्टोरी में कोई ना कोई ऐसा होगा जो बोलेगा कि अरे ये मुझे बहुत हर्ट करता है या मेरे कम्युनिटी को बहुत हर्ट करता है, तो फिर तो बात ही नहीं, खत्म हो जाएगी। हम एक ऐसी सोसाइटी की ओर नहीं जा पाएंगे जहां पे सबको अपनी खुल के अपनी बात करने का डर है, आज़ादी है, और मैंने कुछ कहा इसकी वजह से हम पूरी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं होंगे। इतनी मैच्योरिटी तो हमारे अंदर होनी ही चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि अगर किसी ने लिंचिंग के ऊपर कोई फिल्म बनाई तो क्या कहेंगे आपके वो एंटी हिंदू है? वो हुआ ना, चलो वो स्ट्रे इंसिडेंट्स था, लेकिन वो अगर दिखाने जरूरी है ताकि ऐसा इंसिडेंट वापस ना हो तो दिखाओ।
क्यों नहीं दिखाना चाहिए? इतनी मैच्योरिटी हमारे अंदर क्यों ना हो कि हम उसे पूरी कम्युनिटी पे अटैक किया ऐसे उसको जनरलाइज ना करें और एक स्पेसिफिक इंस्टेंस की तरह देखें। आई एम ग्लैड दैट यू मेड दैट मूवी, क्योंकि मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं पता था बिफोर द मूवी, एंड उसके बाद तो मैं एक रैबिट होल में घुस गया कि आई स्टार्टेड सर्चिंग अराउंड द वर्ल्ड, इंटरनेट पे क्रॉस, यूट्यूब पे आर्टिकल्स, लाइक आई वेंट इन दैट रैबिट होल एंड आई एम सो ग्लैड कि वो हुआ, राइट? थैंक यू। दैट आई एम हैप्पी कि आपने द केरला स्टोरी बनाई, पर्सनली माई ओपिनियन, एंड आई डोंट शाई अवे फ्रॉम सेइंग दैट whatever लोगों की डिबेट है ऑन फैक्ट्स एंड नॉन फैक्ट्स, दैट्स फॉर यू टू डिबेट। आई एम हैप्पी कि एक ऐसी चीज़ के बारे में हमें पता चला जो सिर्फ हवा से इधर उधर सुनते थे और हम इग्नोर करते थे, एंड अब बहुत सीरियसली उस मुद्दे के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपने रिसर्च कैसे किया इसके बारे में? हमने मेरे पास जब सुदीप्त सेन आए थे ये कहानी लेके, तो उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया था। उन्होंने इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी बहुत साल पहले, तो मैंने वो पूरा रिसर्च देखा और फिर हमने जीरो से वापस शुरू किया। और हमने बहुत सारी लड़की के इंटरव्यूज भी किए, बहुत सारे लोगों से मिले, और पूरा मामला जब हमने समझा उसके बाद हमने ये फिल्म बनाई। सो इट इज़ अ वेरी इन डेप्थ, हमने रिसर्च करने के बाद बनाई है। You verified from multiple sources. Of course, you have to, because you can't lie about or you can't make mistake about something so serious. Where आपकी mistake can create problems. You have to be aware of that. Okay, इस टाइम पे केरला स्टोरी जब आपने रिलीज करी उसके बाद आपको डेथ थ्रेट्स भी आए? We've never spoken about that because we thought that would look like we're trying to take some kind of sympathy and trivialize the issue. मुझे ऐसा लगा कि हम वो डाइवर्जन हो जाएगा और मेन इशू कहीं ना कहीं छुप जाएगा। सो देयर वर डेथ थ्रेट्स। आई वुडंट लाइक टू टॉक अबाउट दैट बिकॉज वो चैप्टर ऐसा है जिसको मैंने कभी डिस्कस ही नहीं किया और ना करना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि लेट अस फोकस ऑन द इशू एंड लेट अस ट्राई एंड सी कि ऐसा किसी के साथ ना हो। देखिए, लव मैरिज से हमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी लड़की किसी भी रिलीजन में शादी करना चाहती है उसका हक है, बट एंड रिजल्ट ये नहीं होना चाहिए। अगर एंड रिजल्ट ये है तो ये बहुत चिंता का विषय है और ये रुकना चाहिए। द क्वेश्चन वाई आई वाज आस्किंग अबाउट अ डेथ थ्रेट वो इसलिए था कि एक ऐसी मूवी करी और उसमें इतनी कंट्रोवर्सी हुई, मल्टीपल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, मल्टीपल स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स, मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स, और इतना हद तक कि थ्रेट्स तक आने लग गए, राइट? इट्स अ थ्रेट टू फैमिली, एवरीबडी। इतना सब होने के बाद भी देन यू डिड अनदर मूवी विच इज़ अगेन हर्टिंग अ सर्टन लेवल ऑफ सेंटिमेंट। डर नहीं लगता? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ पर्सन मुझे डराना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ कि हमारा देश एक फ्री और इंडिपेंडेंट कंट्री है, और इसमें सच बोलने के लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इट कैन अपसेट सम पीपल 100%, लेकिन उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। हमारी पुलिस, हम जहाँ रहते हैं, मुंबई पुलिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड उनके रहते हुए आपको कोई खतरा ऐसा मुझे फील नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि जब कोई इश्यू मेरे दिल को बहुत ज़्यादा टच करता है तो फिर मैं थोड़ा सा वो बैलेंसिंग एक्ट में से बाहर आ जाता हूँ, एंड देन आई वांट टू मेक इट बिकॉज आई फील के दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस स्टोरी हैज़ टू बी टोल्ड। दैट्स ऑलवेज बीन माई अप्रोच। सी, क्या है कि लोगों को समझ में नहीं आता। लोगों को लगता है ये 2 फिल्में मैंने इसलिए बनाई क्योंकि इलेक्शन नज़दीक हैं, व्हाटएवर। मैंने एक शो बनाया ह्यूमन, डिज्नी हॉटस्टार पे है, दैट actually talks about how poor people are treated like guinea pigs when last phase of जो ह्यूमन ड्रग टेस्टिंग का फेज होता है उसमें क्या क्या धांधलियाँ होती हैं और कैसे ह्यूमन लाइफ इज ट्रीटेड लाइक नो वैल्यू, पर्टिकुलरली पुअर पीपल। तो मैंने वो भी एक शो बनाया
और वो भी बहुत पॉपुलर हुआ, वो डिज्नी हॉटस्टार पे बहुत चला. इट वॉज वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड शो ऑन IMDb एंड ब्ला ब्ला ब्ला. बहुत कुछ हुआ उस शो के साथ, बहुत अवार्ड्स भी मिले. तो तब किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि तुम ये क्यों कर रहे हो. वो तो एंटी गवर्नमेंट शो था, एंटी एस्टैब्लिशमेंट था. तब किसी ने नहीं कहा कि अरे शाबाश, या उसके बारे में कोई बात ही नहीं हुई. बात तो इन 2 फिल्मों की होती है. तो इट्स नॉट दैट मैं जब कोई चीज पढ़ता हूं या जब कोई चीज मेरे सामने आती है तो मैं फिर उसके बारे में अंदर से अगर एक आवाज आए कि ये हमारे देश के लोगों के साथ गलत हो रहा है और ये कहानी लोगों को जाननी चाहिए, तो मैं फिर बनाता हूं. देन आई डोंट थिंक अदरवाइज. ओके, आपने बोला कि आपको इश्यूज जो होते हैं उन पे अगर आपको वो दिल पे टच कर जाता है, राइट, तो आप उनके बारे में मूवीज़ बनाते हो. तो पहले केरला स्टोरी के एक इशू की बात करते हैं, फिर बस्तर की बात करेंगे. केरला स्टोरी में आईसिस का जो मॉडल है वो कैसे ऑपरेट होता है? व्हाट इज़ द इशू? लाइक हाईलाइटेड एक इशू क्या है जिसके ऊपर आपने पूरी एक मूवी बनाई? हाईलाइटेड इशू ये है कि आप मासूम लड़कियों को प्यार का झांसा देते हो, उन्हें कन्वर्ट करते हो, मैनिपुलेट करते हो टू कन्वर्ट देम, एंड देन एक्चुअली दोज गर्ल्स लाइव्स आर डिस्ट्रॉयड. whether 6 months down the line they realize कि ये आदमी मुझसे एक्चुअली प्यार ही नहीं करता, या बच्चे पैदा करने के लिए मुझे एक मशीन की तरह यूज किया जाएगा, एंड देन आई विल बी थ्रोन, और आई विल एक्चुअली बी टेकन टू अ कंट्री वेयर आई हैव टू फाइट अ वॉर एंड डाई, and I'll be used as a sex slave to whatever. This kind of human treatment cannot be acceptable. Cannot be and should not be. और जब मुझे ये पता चला कि इस तरीके का आउटकम होता है, तो देन आई फेल्ट कंपेल्ड कि ये तो फिल्म मुझे बनानी है, ये कहानी लोगों को जाननी चाहिए, देखनी चाहिए. एंड देयर वाज अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि हम इसके अंदर कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं करेंगे. वी आर गोइंग टू शो द ट्रूथ द वे वी हैव अंडरस्टूड इट, विदाउट शोइंग के कोई शुगर कोट नहीं, कोई शुगर कोटिंग नहीं होगी, कोई पॉलिटिकल करेक्टनेस नहीं होगी. ट्रूथ एंड नेकेड ट्रूथ इज व्हाट वी विल शो. तो डिड यू स्टडी अबाउट द मॉडल जिसके थ्रू ये ऑपरेट होता है? I actually, as I said, we did a lot of research. We met a lot of girls. We heard lots of stories, how they were trapped, and what was the actual end game जब उनको पता चला. तो वो पूरा, and then we met a lot of people, scholars, people who are working on this rescue mission. There is one gentleman, Advocate Praseet. He is also working relentlessly on this issue for last 20 years. उनसे भी मुलाकात हुई, बहुत लोगों से बातचीत हुई, उसके सबका निचोड़ फिर इस फिल्म में आया. नहीं तो आपने उन लड़कों से बात करी, कभी ये सब मौका मिला? So there was one attempt made to kind of get one of those on the guys to talk. तो जब तक कैमरा ऑन नहीं था, and I was not there at that time, but there was somebody else who was trying to get a video of the guy, one of the, जो हमारी फिल्म में एक कैरेक्टर है वो ही, जो रियल लाइफ में, एंड ही वॉज ब्रेजन अबाउट टू से कि उसने 35 लड़कियों के साथ ऐसा किया है एंड नो गवर्नमेंट कैन टच हिम. वो इतना कॉन्फिडेंट था. हाँ, इधर क्या करेगा, प्यार है, क्या करेगी गवर्नमेंट. एंड वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आर दे ब्रेन वॉश और आर दे गेटिंग मनी टू डू दिस? बोथ ऑफ दैट. दे गेटिंग लॉट ऑफ मनी and they are of course brainwashed. And how do the fundings for these things come? Do you have any idea? It comes from hawala, largely from who fund these guys? Certain people who want to promote this ideology sitting in various countries of the world. हर ऐसे इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ना जिनको ये सीरिया या यमन या अफगानिस्तान की जो वॉर है उनको फ्यूल करते रहना है. सो दोज आर द पीपल. एंड अ हिंदू गर्ल एक्चुअली मर जाए क्या फर्क पड़ता है, ये सोच है. एंड इन केरला Catholics are also, of course, they're getting trapped into this, right? The word love jihad was first introduced by a church, by a father, priest, not by any
so anything, it's on record. क्योंकि चर्च में फादर ने देखा था कि बहुत सारी कैथलिक लड़कियों के साथ ये हो रहा है, बिल्कुल. राइट. एंड केरला में एक्चुअली दिस वाज थोड़े दिन पहले एक पॉलिटिकल एडवाइज़र थे, उन्होंने ऑफ कैमरा मुझे बताया था, बिकॉज ही इज़ फ्रॉम केरला, एंड ही सेड सेम थिंग कि चर्च में एक्चुअली परेशान हैं फादर्स दैट कि इतनी सारी कैथलिक लड़कियों के साथ ये हो रहा है कि इट्स ridiculous. Yes. Terrifying. Okay. Now coming to the belief system of society, and we'll talk to, and फिर हम बस्तर की लास्ट बात करेंगे क्योंकि मेरे को एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है इधर. डू यू थिंक कि सोसाइटी का एक जो बिलीफ सिस्टम होता है कि ऐसे चलती है दुनिया, उस बिलीव के अगेंस्ट अगर कोई मूवी बनाओ तो प्रॉब्लम होती है? आप एज अ फिल्म मेकर आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि यार जो दुनिया सोचती है मैं उसको ब्रेक नहीं कर सकता. नहीं, एक्चुअली समटाइम डिसरप्शन इज अ गुड थिंग. इट काइंड ऑफ वेक्स अप पीपल फ्रॉम द स्लम्बर एंड लोग सडनली बोलना शुरू करते हैं, यार ये मुझे नहीं पता था, आई डोंट बिलीव इन दिस, बट इफ दिस इज ट्रू देन आई विल सपोर्ट इट. नो, न्यू इन्फॉर्मेशन इज डिफरेंट वर्सेस जो मैं एक सर्टन चीज़ बिलीव करता हूँ. जैसे आपने नमस्ते इंग्लैंड की बात करी कि ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि वो लड़की अपने फ़ायदे के लिए दूसरी शादी करेगी, बाहर जाके फ़र्जी शादी करेगी, व्हाटएवर, ये बिलीफ सिस्टम ही नहीं है. तो आप ये बना नहीं सकते हो, बनाते हो तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते. देखिए, जब आप एक कल्चरल जो इथॉस है हमारे, हाँ, उसको अगर आप तोड़ने की कोशिश करेंगे थ्रू अ फिल्म, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो शायद डिकेड्स से चले आ रहे हैं, अगर तो आपने बहुत वैलिड पॉइंट के साथ अगर एक फिल्म बनाई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने 30 साल पहले कोई फिल्म बनाई होती जिसमें मैं सती प्रथा का विरोध करता, तो हो सकता है कि वो फिल्म तब भी बहुत चलती और आज भी बहुत चली. आज तो हमें पता ही नहीं है ना आज की जनरेशन को कि सती प्रथा होता क्या था. पर वो हमारे हिंदू रिलीजन की एक वीकनेस थी जिसको हमने ठीक किया. और अगर आप वो दिखाते हैं, जैसे आप एंटी दहेज फिल्म बताइए, लोग एक्सेप्ट करते हैं. लेकिन अगर आप कहेंगे कि शादी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो लोगों को दिक्कत होगी, अच्छा नहीं लगता, दे डोंट लाइक, एंड देन दे रिएक्ट. बट अगर आप दिखा रहे हो कि दहेज लेना क्राइम है, और अगर आप एक अच्छी कहानी के थ्रू ये कहेंगे, तो लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं. तो जो ईथॉस के अगेंस्ट है, हाँ, मतलब वो राइट और रॉन्ग डजंट मैटर. अगर आप शादी और उन पे कमेंट करते हैं कि अगर जैसे नमस्ते इंग्लैंड में मेरी गलती हो गई कि एक लड़की के लिए करियर इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि वो फर्जी शादी कर ली, ये कभी एक्सेप्ट नहीं हो सकता भारत में. ये भारत क्या, शायद वर्ल्ड में बहुत मुश्किल है ये एक्सेप्ट करना. बिकॉज वो एक ऐसे भी देखते हैं कि एक लड़की जो इंडिया में पली बड़ी है वो ऐसा सोच ही नहीं सकती. शी कांट थिंक ऑफ हर मैरिज इन सच अ लाइट वे. ऐसा सोच, ऐसी एक लार्ज बिलीफ है. सो व्हेन पीपल सी द फिल्म दे विल से रबिश, ऐसा हो ही नहीं सकता, एंड दे रबिश द स्टोरी. बस्तर में जो नक्सल स्टोरी आपने बनाई, ग्रेट मूवी बाय द वे. थैंक यू सो मच. आई डोंट नो क्यों ज़्यादा लोगों ने नहीं देखी. व्हाई डू यू थिंक, बाय द वे, फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर इवन टॉक अबाउट इशू, बस्तर चली क्यों नहीं? आई थॉट when you show a film which is very logical and not so much emotive, तो लोगों को कनेक्ट करना शायद थोड़ा मुश्किल होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई फील के लोगों को पता ही नहीं है कि बस्तर नक्सलवाद की समस्या है क्या, क्योंकि बम्बई या दिल्ली या अहमदाबाद या हमारे 90% ऑफ द कंट्री को नक्सलवाद से कोई समस्या ही नहीं है, पता ही नहीं है नक्सलाइट्स होते क्या हैं. क्या, और वो जो आइडियोलॉजी है वो कितनी डेंजरस है हमारे देश के लिए, इसका भी उन्हें अंदाजा नहीं है. तो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल कुड नॉट फाइंड द कनेक्ट विद द इश्यू इटसेल्फ. बट आई ऑल्सो बिलीव कि जब ये फिल्म OTT पे आएगी, ZEE5 पे चलेगी, तब लोग इसे देखेंगे और तब लोग बोलेंगे कि, क्योंकि अगर आप देखें, मुझे हम लोग बुक माई शो के मार्केटिंग हेड से बात कर रहे थे, एंड ही वाज सेइंग कि सर इट्स अनबिलीवेबल के पहले दिन 700 कमेंट आए हैं और 699 आर सुपर पॉजिटिव, बट द फिल्म इज नॉट पिकिंग अप. फिर मुझे सिनेपोलिस चेन के जो
मैनेजिंग हेड है, उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा सर ये मेरी ज़िंदगी में मैंने पहली बार देखा है कि जो लोग अंदर हैं वो बाहर आके बोलते हैं कि आउटस्टैंडिंग फिल्म पर नंबर नहीं आ रहे। तो मैं कहा ऐसा होता है, वर्ल्ड सिनेमा में ऐसा बहुत बारी हुआ है कि किसी फिल्म की तारीफ बहुत होती है पर वो नंबर नहीं ला पाती। बट एटलीस्ट पीपल हैव एक्सेप्टेड, जितने कम लोगों ने देखी उनको लगा कि एक अच्छी फिल्म बनी है, आपको भी लगा। तो आई एम हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि हमने एक ढंग की फिल्म बनाई ऑन अ सब्जेक्ट विच इज ऑलमोस्ट अनटचेबल इन इंडिया। तो डू यू थिंक कि मार्केटिंग नहीं हुई इसकी वजह से भी? बिकॉज मुझे, आई टेल यू हाउ आई फाउंड द मूवी। मुझे नहीं पता था ये मूवी कोई लगी है। मैं बुक माई शो पे जस्ट ऐसे ही देखने गया कि आज मेरे पास फ्री डे है तो मूवी देखने जाता हूँ, एंड मैंने वहाँ पे न्यू मूवीज़ देखी। उसमें टॉप पे 2-3 मूवीज़ थी और बस्तर एक थी। तो बस्तर, उसका जो पोस्टर था वो काफ़ी, मुझे ऐसा लगा कि प्रॉबेबली मुझे इंटरेस्ट करेगा, तो मैंने ओपन किया और मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे बहुत इंट्रीग करा और मैंने हाथ के हाथ बुक कर दी। नहीं तो मुझे लाइफ में नहीं पता चलता है मूवी भी है। फेयर इनफ। क्योंकि बस्तर एक ऐसा टाइटल था जो लोगों को पता ही नहीं है कि बस्तर एक जगह है इस देश में, ऐसा 90% लोगों को पता ही नहीं है। तो वो टाइटल ही लोगों के दिलों में बैठा नहीं। तो जब टाइटल ही नहीं समझ में आता ना, तो फिर आपको फिल्म देखने का एक्साइटमेंट कम हो जाता है। दूसरा ये हुआ कि हमने YouTube पे जब ट्रेलर डाला तो क्योंकि उसके अंदर वो 76 जवानों को मारने वाला सीन था, तो YouTube में वो एक सेंसिटिव कंटेंट में चला गया, सो हम प्रमोट नहीं कर पाए। तो ये 2 सबसे बड़े रीज़न मैं मानता हूं कि जिसकी वजह से लोगों को पता ही नहीं चला कि ऐसी कोई फिल्म आई है। एग्जैक्टली। तो डू यू थिंक बस्तर का अगर टाइटल चेंज करते तो बेटर चलती मूवी? आई थिंक टुडे इन हाइंडसाइट कि अगर इसका टाइटल कुछ और होता तो शायद इसका रिजल्ट कुछ और क्या रखते, पता नहीं, नेक्सल स्टोरी रख देते या कुछ और, कोई एक इमोटिव टाइटल ढूंढ, इंडियाज अनहर्ड वॉर, कुछ कोई और टाइटल होता तो मुझे लगता है कि शायद फिल्म का रिजल्ट बेहतर होता। इट्स आई थिंक किसी रिव्यूअर ने लिखा था, मैं जब देख रहा था, ढूंढ रहा था, कि टेररिज्म इनसाइड द कंट्री, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। करेक्ट। और किसी ने लिखा था कि दिस शुड हैव बीन द थीम ऑफ द टाइटल और समथिंग लाइक दैट। करेक्ट। कुछ तो होना चाहिए था जो ये नहीं था। अगर कुछ और टाइटल रखते तो मुझे लगता है कि बेहतर रिजल्ट होता, ऐसा मुझे बहुत फर्मली ऐसा लगता है। ओके, तो अब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बताओ कि वो इशू क्या है, इन सिंपल वर्ड्स में लोगों को बताओ कि बस्तर का इशू क्या है और किस बारे में मूवी बनाई। देखिए, बस्तर में जो नक्सलवाद की समस्या है वो क्या समस्या है, वो लोगों को प्रेजेंट करते हैं कि हम गरीबों के लिए लड़ रहे हैं और हमें गवर्नमेंट से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि गवर्नमेंट डेवलपमेंट नहीं ला रही है और यहाँ के ट्राइबल्स जो हैं वो बहुत सफ़र कर रहे हैं और हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है कि ना वहाँ स्कूल बनने दिया जाता है, ना रोड बनने दिया जाता है, ना टेलीफोन मोबाइल का नेटवर्क लगने लिया जाता है, हॉस्पिटल नहीं बनने दिया जाता। और जो गांव सड़क बनाने में कोऑपरेट करता है उन गाँवों में आके लोगों की जान ले ली जाती है। हर घर से एक बच्चे को देना पड़ता है। अगर आप बच्चा नहीं देंगे उनको नक्सल लड़ाई में जुड़ने के लिए तो पूरे फैमिली को मार देते हैं। तो एक खौफ का माहौल क्रिएट किया हुआ है। वर्ल्ड नैरेटिव कुछ और, रियलिटी कुछ और है। एंड बस्तर में जो मिनरल्स का एंडलेस खजाना है, वहाँ से पैसा जनरेट किया जाता है। बीड़ी का जो पत्ता होता है ना, वो बीड़ी के पत्ते की इनकी बहुत बड़ी इकोनॉमी है। साल का 2000 करोड़ का लेवी है। वो पैसा लेके, वो पैसा शहरों में बैठे लेफ्टिस्टों के पास आता है और वो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने वाले आर्टिकल तक सब जगह यूज़ होता है। तो इफेक्टिवली वो पैसा यूज़ होता है इस देश को तोड़ने के लिए। जो पूरी आइडियोलॉजी का एक वो वायलेंट आर्म है और एक इंटेलेक्चुअल आर्म है जो शहरों में बैठा हुआ है। हम सब उनको जानते हैं। तो वो जो लेफ्ट आइडियोलॉजी है विच इज एंटी नेशनल। तो व्हाट इज अ लेफ्ट आइडियोलॉजी, एक्सप्लेन करो सिंपल वर्ड्स में लोगों के लिए। यही जो मैंने अभी कहा कि आप कहेंगे कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ है, हम गवर्नमेंट के खिलाफ है क्योंकि गवर्नमेंट डेवलपमेंट नहीं कर रही है, लेकिन
जब एक्चुअल आपके पास पावर आएगा तो यू विल मेक इट वर्स्ट. कौन है ये लोग? लाइक बिकॉज इन मूवी आपने बहुत स्पेसिफाई किया है रियल लाइफ कैरेक्टर्स से इंसिडेंट, आपने बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ली है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करी है. जी. तो कैन यू एक्सप्लेन? नहीं, आप देखिए जो JNU में हुआ था कि 76 जवान हमारे मरे और JNU में सेलिब्रेशन हुआ था, एंड दिस वाज वाइडली रिपोर्टेड. और ताज्जुब की बात यह है कि JNU के स्टूडेंट्स ने जब हमारा ट्रेलर आया तो हमारी एफिजीज जलाई वगैरह वगैरह. वी डिड नॉट वांट टू टर्न इट इनटू अ कंट्रोवर्सी, सो वी डिड नॉट रिएक्ट टू इट. बट मुझे किस बात से ताज्जुब हुआ कि आपको हम एक सच दिखा रहे हैं इसलिए आप हमारे पुतले जला रहे हो, लेकिन जिन लोगों ने वो 76 जवानों की मौत को सेलिब्रेट किया, आपको उनसे कोई तकलीफ नहीं है. व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स आर यू कि आपको ऐसे लोग अच्छे लगते हैं? उन्होंने क्यों सेलिब्रेट किया? What was their rationale behind it? Because they want India to be broken into multiple pieces. Students in a university want India to be broken. Students of the university, देखिए एक 16-17 साल का जो बच्चा होता है, उसको जब आप एक नैरेटिव फीड करते हो ना, वो शायद उतना समझदार नहीं होता उस वक्त कि वो उसके सही मायने समझ पाए. तो वो आप उसके कंधे से रख के बंदूक चला देते हो. और आप भी जानते हो कि यही जो बच्चे हैं जब ये बाहर आते हैं तो 5 साल में इनको समझ में आ जाता है कि ये जो हम कॉलेज में कर रहे थे ये सब बकवास था. इंडिया इज़ अ मच बेटर कंट्री टू लिव देन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड. एंड देन दे कम इन टू द मेन स्ट्रीम. 90% ऑफ दीज स्टूडेंट्स दे कम इन टू द मेन स्ट्रीम एंड दे अचीव सम अमेजिंग सक्सेस इन लाइफ. लेकिन वो कॉलेज के दिनों में उनको उनके कंधे से बंदूक चलाई जाती थी. जो मूवी में एक पार्ट जो इंटरेस्टिंग था, दैट वाज द जो आपने बताया था सर्कल जो वॉर पे नहीं है, जो इंटेलेक्चुअल सर्कल है. कैन यू टेल अबाउट दैट? कि आधे लोग जो इस पूरे मूवमेंट को ज़्यादा बड़ा बनाते हैं वो लोग एक्चुअली इम्प्लीमेंट भी नहीं करते, वो वायलेंट भी नहीं होते. That's the most dangerous part because some of them are really क्या कहते हैं, बहुत हमारे देश के नामी लोग भी हैं. That is the more worrying part because आप जब एक and we have to agree that they are very very highly intellectual people. जो हमारी फिल्म में लाइन है where she said that Kashmir is not integral part of India. Why would you say that? और वो एक नहीं है ना. आप ऐसे भीमा कोरेगांव में कितने लोग अरेस्ट हुए. आज अब सबको 6-6 साल जेल में रहने के बाद बेल्स मिलना शुरू हुए बिकॉज उनका नेटवर्क खत्म हो रहा है. और ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं. और इसमें बहुत सारे हमारे देश के लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स भी इन्वॉल्व हैं. लाइक आप केरल में बहुत सारे कम्युनिस्ट लीडर्स हैं who are complete. बंगाल में ऐसे CPIM के लोग हैं. और यहाँ तो CPIM का मतलब ही है CPI माओइस्ट पार्टी. तो वो तो माओवाद को फॉलो करते हैं. तो ये जो लोग हैं ये बहुत डेंजरस हैं क्योंकि ये सुपर इंटेलेक्चुअल लोग हैं. अब आप जब जाके न्यूयॉर्क टाइम्स में एक इंडिया के अगेंस्ट आर्टिकल लिखते हैं, हमें लगता है कि एक राइटर ने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली. बट पर्पस क्या है? आप एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते कि इन्वेस्टमेंट यहां आए नहीं. या दैट्स द मेन पर्पस. दैट्स द मेन पर्पस कि इंडिया प्रॉस्परस नहीं हो. तो जो चाहता है कि मेरा कंट्री प्रॉस्परस ना हो उसे आप क्या नाम देना चाहेंगे? दैट इज द सिंपल क्वेश्चन एंड दैट इज द क्वेश्चन दैट द फिल्म रेजेस. दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि बहुत लोग बहुत सारे वेस्टर्न मीडिया के आर्टिकल्स पे भरोसा करते हैं, बट बहुत सारे वेस्टर्न मीडिया के आर्टिकल्स लिखे इसलिए जाते हैं कि इंडिया पे लोगों का भरोसा कम हो जाए. करेक्ट. क्योंकि इंडिया एक प्रोमिनेंट पावर वर्ल्ड में बनता जा रहा है और ये वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज है जिनको नहीं एक्सेप्टेबल है. तो वो चाहते हैं कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स कम हो, इंडिया के अंदर टेररिज्म डरे, इंडिया के अंदर इम्बैलेंस हो,
So overall, that is a problem. देखिए, so people अगर should not easily believe that, by the way. नेवर, दे शुड नेवर. बट एक सिंपल बात है ना, अगर आज समझिए महाराष्ट्र में राइट हो जाएगा और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री यहाँ लगने वाली है, वो इन्वेस्टर तो डर जाएगा ना कि यार ये तो स्टेबल ही नहीं है, यहाँ पे मैं फैक्ट्री लगाऊंगा और राइट होके जला दिया तो मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है, मैं विड्रॉ करता हूँ, मैं चला वियतनाम, फलाना ढिमकाना, वेनेजुएला, कहीं भी, ब्राज़ील, मुझे इंडिया नहीं आना. तो आप कह रहे हैं हम गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो फैक्ट्री आती, 5-10 हज़ार लोगों को अच्छी नौकरी मिलती, अच्छे पैसे मिलते, लाइफ्स इंप्रूव होती, लेकिन आप वो करने नहीं देंगे. तो ये एक झूठ आप चला रहे हैं कि हम गरीबों के लिए कर रहे हैं. आपका एक्चुअल इंटरेस्ट कुछ और है. दैट इज मोर वरीइंग देन अ डायरेक्ट एनिमी. The ideological, how do you say, the subtle influence of media and information is more worrying. Yeah, of course. When a wrong narrative is peddled very strongly, it's very dangerous. मैं कुछ दिन पहले एक ट्वीट पढ़ रहा था which was very interesting and right on this line कि if you want something to get done, get it done. But if you want something to get contagious, just show. Correct. Absolutely right. And that's what is happening. And that is why this particular group is so dangerous that it needs to be exposed, and that's what we have done. हमें लगा था कि अगर ज़्यादा लोग फिल्म देखेंगे तो इसके ऊपर एक अवेयरनेस और एक डिबेट होगा, और लोग इसको थोड़ा सा समझ के, दोनों तरफ समझ के अपने ओपिनियंस को फॉर्म करेंगे. दैट्स व्हाट सिनेमा इज सपोज्ड टू डू. So you also talk about a PR machinery. उस मूवी के अंदर एक PR मशीनरी, न्यूज़ चैनल्स, मीडिया के ऊपर बात करते हो. That is also happening? That is happening. You can see it. There are so many people on YouTube today who are blatantly propagating those ideas. आपको दिखते हैं. And they're getting funded by all of these. Yes, huge money. देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कोई भी हो, आई हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर whomsoever you believe as a political ideology. आप लेफ्ट, सेंटर, राइट, जो कुछ भी है, कोई प्रॉब्लम, हम सबकी एक आइडियोलॉजी कॉमन होनी चाहिए. दैट इज आवर कंट्री. दैट वी विल नॉट डू एनीथिंग टू हार्म आवर कंट्री. ये एक आइडियोलॉजी अगर हमारी कॉमन है तो वी कैन agree to disagree politically on every issue. That's not an issue. That's welcomed actually. The more we discuss, more we debate, more we argue, better outcomes will come. The churning will help us to come to better understanding of things. True. But अगर आपका point of view ये है कि India should be damaged, then there is no argument or debate after that. मुझे बताओ कि आप कहाँ पे पैदा हुए, कैसी फैमिली में, everything. Start. Give me a beginning. I was born in Villeparle East. Okay. My father was a bookkeeper. I mean, हमारी एक book shop थी family की. Okay. Which is still there. My cousin brother runs it now. It's called Parle Book Depot. अच्छा. It's one of the very old iconic bookshop. I think one of the oldest in the entire suburb from Bandra to Borivali. And he was very keen that I study. Okay. But unfortunately, I couldn't fulfill that dream of his. I barely graduated from Narsimhanji College. But my childhood was a typical middle-class childhood with, we used to live in a small apartment. two brothers and one sister. पर बड़ा अच्छा नेबरहुड था, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था. पार्ला ईस्ट उन दिनों में बोला जाता था बम्बई का पेरिस. Okay. तो पेड़ पौधे, खूबसूरती, इट वाज स्मॉल बंगलोज, हर जगह छोटे छोटे बंगलोज, और बहुत ही प्यारी जगह थी. तो और आप कहीं भी घूमने चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं था. पूरे पार्ला में मैं 8-9 साल का था, तब से मैं पूरे पार्ला ईस्ट में कहीं भी घूमता था विदाउट एनी प्रॉब्लम. तो हमारा चाइल्डहुड जो था वो बहुत सारे लोगों के बीच, बहुत कम्युनिटी ड्रिवन था. हाँ, बहुत ज़्यादा कम्युनिटी ड्रिवन था. और इट वाज लॉट ऑफ फन. मतलब हम एवरी ओल्ड टाइम के गेम्स जिनको आप कह सकते हैं, गिल्ली डंडा और कंचे और
चोर पुलिस और ये वो पूरा दिन साइकिल लेके घूमते रहना, दैट वाज द लाइफ। तो पढ़ाई कभी मैंने बहुत ज़्यादा की नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतना बुरा स्टूडेंट था कि मैंने फर्स्ट जिंदगी की मेरी क्लास बंक की थी व्हेन आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड। और मैं जैसे ही स्कूल की बिल्डिंग की वॉल कूद के भागा, वो मेरे प्यून ने देख लिया हमारे स्कूल के, और वो पीछे दौड़ा और 4th क्लास में। हाँ, सो दैट वाज माई मतलब माई डैड शुड हैव अंडरस्टूड कि इसके अंदर पढ़ाई का कोई गुण है नहीं, बट ही वेरी स्ट्रांगली बिलीव्ड कि मुझे बहुत पढ़ना चाहिए। तो बट या आई मीन आई हैड अ लॉट ऑफ फन। मैं आई विश कि मैं हमारे बच्चों को ऐसा चाइल्डहुड दे पाता, यू नो, इट वाज दैट काइंड ऑफ फन चाइल्डहुड। एंड देन तो वहाँ से पढ़ाई आपने करी नहीं, फिर आप ग्रेजुएशन करा कि आधे में छोड़ दिया? नहीं किया, इनफैक्ट। एंड इन व्हाट? ग्रेजुएशन इन बीएमएम की? नहीं, कॉमर्स में किया मैंने, बीकॉम हूँ मैं। तो मैं नरसी मुंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में ही जाना चाहता था, क्योंकि वो इंटर कॉलेजिएट प्ले के लिए सबसे बेहतरीन कॉलेज माना जाता था। अच्छा। और वहाँ पे एक डायरेक्टर थे महेंद्र जोशी, मुझे उनके अंडर काम करना था। तो ऐसे क्यों, अब पढ़ाई नहीं करनी थी, डायरेक्टर क्यों बनना था, क्या था? नहीं, मुझे उनके अंडर प्लेस करने थे, दैट वाज माय इंटेंशन। तो उन दिनों नरसी मुंजी कॉलेज का कट ऑफ होता था 74%। तो मैंने उतनी पढ़ाई की कि मुझे 74 पॉइंट समथिंग मिल गया, और मुझे नरसी मुंजी कॉलेज में एडमिशन मिल गया। एंड उसके बाद मैंने इंटर कॉलेजिएट प्लेस करना शुरू किए, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, उर्दू भी किए। और एज एन एक्टर कि एज अ डायरेक्टर? इंटर कॉलेजिएट प्ले में आपको एज एन एक्टर ही एंट्री मिलती है। और सो महेंद्र जोशी के अंडर फिर एक विकास बांदेवड़े करके मराठी में प्ले करते थे, उनके साथ। तो प्लेज बिकेम माई लाइफ। तो मैंने कॉलेज में भी पहले ही दिन क्लास बंक किया ऑन अ चैलेंज। ओके। तो मैं पहले दिन एक नया दोस्त बना, हम बैठे थे, उसने कहा कि यार कॉलेज में तो सुना है क्लास बंक बहुत होते हैं। तो मैं कहा होने ही चाहिए, मैं तो अभी करने वाला हूँ। तो उसने शर्त लगाई कि फर्स्ट क्लास जो अभी हम बैठे हैं ये बंक करके दिखा दे। एंड आई बंक्ड इट एंड आई रैन अवे फ्रॉम द क्लास। तो बाहर आया, वैसे ही मेरा बैड लक था कि माय प्रिंसिपल वाज स्टैंडिंग राइट देयर। ओके। तो मैं पहले ही दिन कॉलेज के 2 दिनों के लिए सस्पेंड हो गया फर्स्ट दिन पे। सो बट देन व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग प्लेज, माय कॉलेज वाज वेरी एनकरेजिंग। तो उसके बाद मैंने 5 साल तक क्लासेस कभी अटेंड नहीं किए, सिर्फ रिहर्सल रूम में ही जिंदगी रही। रिहर्सल रूम, कैंटीन, कॉलेज में कैंपस बम्बई में होते नहीं है, तो रिहर्सल रूम और कैंटीन यही हमारी जिंदगी थी 5 साल तक। तो मैं पढ़ता था सिर्फ उतना जितना पास होने के लिए चाहिए। फिर वहाँ से डायरेक्टर बनने तक का सफ़र कैसे था? तो जब हम इंटर कॉलेजिएट प्लेस करते थे, वहाँ से फिर हम पृथ्वी थिएटर में प्ले करना हमने शुरू किया एज अ बैक स्टेज बॉय। ओके। तो परेश रावल यूज्ड टू बी द हीरो ऑफ द प्ले, और हम बैक स्टेज में खड़े रहते थे हाथ में प्रॉपर्टियाँ लेके। और एंड आफ्टर द प्ले हम पूरा काम करते थे कि सेट डिसमेंटल करके ट्रक में लोड करना, एवरी प्रॉपर्टी क्लीन करके बैग में रखना, बैग को पैक करना, सब कुछ। तो एक जो फंडामेंटल ट्रेनिंग है वहाँ से शुरू हुई। फिर हमको स्टेज पे छोटे छोटे रोल मिलना शुरू हुए, और कभी कभी सोचा नहीं था कि मुझे डायरेक्टर बनना है। ओके। बट जब मैं स्टेज पे छोटा भी रोल कर रहा, हालांकि आई स्टार्टेड गेटिंग लीड रोल्स, तो जिस प्ले में मैं लीड रोल करता था उसी में आमिर खान एक छोटा रोल करते थे, बिकॉज ही वांटेड टू एक्सपीरियंस थिएटर, लाइव ऑडियंस। एक एक्सपीरियंस के लिए वो भी हमारे ही उस ग्रुप में ज्वाइन हुए थे। तो मैं प्ले करते वक्त ना, मेरा ध्यान जब परफॉर्मेंस हो रहा होता था तो मैं देखता था कि अरे अगले एक्टर ने लाइट ढंग से नहीं ली है, इज मिसिंग इज लाइट, बैकग्राउंड म्यूजिक का क्यू मिस कर रहा है, मूवमेंट की कोरियोग्राफी लेट कर रहा है ये। तो मेरा ध्यान जो है वो एक्टिंग से ज़्यादा उन चीज़ों में जाने लगा जो
डायरेक्शन रिलेटेड थी। एंड देन आई रियलाइज कि शायद मुझे एक्टिंग में उतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे इंटर कॉलेजिएट के टाइम पे आता था। अब मुझे ज़्यादा मज़ा डायरेक्शन में आ रहा है एंड आई एम लर्निंग एवरीथिंग एवरी शो बाय शो। फिर मैंने एक छोटा सा प्ले किया एज अ डायरेक्टर, ओके, 15 मिनट का शॉर्ट प्ले, और उसको कुछ अवार्ड मिल गया। ओके, तो फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अरे ये तो मैं कर सकता हूँ। एंड दैट इज़ हाउ स्लोली स्टार्टेड द जर्नी। फिर मैंने प्ले डायरेक्ट किया जिस पे से मैंने मेरी फर्स्ट फिल्म भी बनाई, आँखें। वो प्ले मैंने पहली बार डायरेक्ट किया और वो प्ले इतना बड़ा सक्सेस हो गया कि हमें समझ ही नहीं आई कि हाउ डू यू डील विथ इट। ओके, इट जस्ट सो प्ले सक्सेस होना मतलब क्या होता है? प्ले सक्सेस का मतलब होता है कि आप जैसे ही टिकट विंडो पे अनाउंस करते हो कि वेडनेसडे को एडवांस बुकिंग खुलती है, संडे शो होता है, और वेडनेसडे को आपकी बुकिंग का ट्रेंड आपको बताता है कि आपका प्ले किस तरफ जा रहा है। इट स्टार्टेड हैपनिंग कि हम वेडनेसडे को एडवांस बुकिंग ओपन करते थे और थर्सडे रात तक शो फुल हो जाता था, हाउसफुल। थिएटर के बाहर ब्लैक होता था। ये मैंने कभी देखा नहीं था। सो इट बिकेम लाइक हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हम हाउ डू यू हैंडल दिस। मतलब अब जब हम एक शो की जगह हम 2 शो लगाते थे तो 2 शो भी वैसे ही हाउसफुल हो जाते थे। तो हाउ डू यू डील विथ इट वाली एक फीलिंग थी। वो मुझे कुछ पता नहीं था। मैं तो एक मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा था, उस पे से हमने एक प्ले बनाया था और वो प्ले इतना चला कि फिर उसने दरवाजे खोलना शुरू कर दिए। एंड देन प्ले, फिर सेकंड प्ले, फिर थर्ड प्ले, फिर टीवी करते करते हमने पहला डेली सोप बनाया, एक महल हो सपनों का, भारत का पहला डेली सोप ऑन प्राइम टाइम, और वो 2 लैंग्वेज में बनाया हमने, हिंदी और गुजराती। और वो ब्लॉकबस्टर हुआ। 1000 एपिसोड चलने वाला भारत का पहला शो भी बना। वाह। और इट वाज ह्यूज। एंड देन ऑफ कोर्स वो आपने डायरेक्ट किया? वो मैंने, उस वक्त कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि किसी को पता ही नहीं था हाउ टू डू अ डेली शो। तो हम ही लिखते थे, हम ही उसको एडिट भी करते थे, प्रोड्यूस भी करते थे, डायरेक्ट भी करते थे। फिर 100 एपिसोड के बाद 2 असिस्टेंट्स को डायरेक्टर बनाया एंड देन ऑटोमेटिकली अ सिस्टम गॉट इवॉल्व्ड। गॉट इट। वो बहुत चला। और फिर उसके बाद मैंने एक शो किया जिसका नाम था अल्प विराम। ओके, दैट वाज अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग शो। और उस शो किस बारे में था वो? सो दैट वाज अ शो अबाउट, मैंने एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ा था कि ह्यूस्टन में एक लड़की कोमा में थी एंड व्हाइल शी वाज इन कोमा शी गॉट रेप्ड एंड शी गॉट प्रेग्नेंट। सो द लीगैलिटी ऑफ अबॉर्शन एंड कीपिंग द चाइल्ड हुज डिसीजन विल बी, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा लीगल मैटर हुआ था। सो आई थॉट दैट वाज वेरी वेरी थॉट प्रोवोकिंग एंड इमोशनल। और अगर ऐसी कोई घटना हमारे समाज में किसी एक मिडिल क्लास फैमिली में हो जाए तो क्या होगा, उसको एक बैकग्राउंड बना के वो शो हमने किया था, जो बहुत, हमें नहीं पता था कि वो शो इतना सक्सेसफुल होगा, बट इट बिकेम the number 1 show across all platforms. Okay, I have 2-3 questions on this. Okay, please. So first is, आज अगर किसी को डायरेक्टर बनना है तो डू यू थिंक कि सेम जैसे आप बने कि आप आपका काम करते गए, प्ले किया, फिर मूवी, फिर टीवी करा, फिर टीवी से आप मूवी में आए, आप अपना अच्छा काम करते जाओ तो बन सकता है, कि नहीं अब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है किसी नए इंसान को डायरेक्टर बनना या ब्रेक लेना और एक बड़ी मूवी करना? नहीं, देखिए रास्ता तो वही है। क्या होता है कि जब स्टेक्स बढ़ जाते हैं ना तो नए लोगों पे भरोसा करने की हिम्मत कम हो जाती है। ओके, इसमें और कोई बात नहीं है। अगर आप एक्सप्लेन, स्टेक्स हाई हो जाते हैं तो क्या? पहले क्या था कि हम जब बना रहे थे डेली शो, हमें पता ही नहीं था, चैनल को नहीं पता था, सोनी पे आता था वो शो, चैनल को नहीं पता था कि डेली सोप कैसे बनता है, क्या होता है, चलता भी है नहीं भी चलता, किसी को नहीं पता था। लेकिन अब इतने सारे चैनल्स, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स, कंपटीशन इतना स्टिफ होता है, बजट्स इतने बढ़ जाते हैं, तो आज एक नए डायरेक्टर को चांस देने के लिए लोगों को थोड़ी हिचकिचाहट होती है, क्योंकि रिस्क बढ़ा है, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट। प्लेटफॉर्म एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है कि इस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में
ये एक शो फेल हो जाएगा तो हमें बड़ा नुकसान करेगा. सो देन द टेंडेंसी बिकम्स कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड है उन पे सब भरोसा किया जाए. पर मुझे नहीं लगता कि प्रोसेस ऑफ बिकमिंग डायरेक्टर हैज चेंज्ड. ओके, आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं. देखिए, मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, ना मैंने किसी को असिस्ट किया. आई जस्ट बिकेम अ डायरेक्टर. तो आप बन सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप नहीं बन सकते. आपके अंदर एक कहानी है और वो आप कहना चाहते हैं तो आप कह पाएंगे. जस्ट दैट लोगों को थोड़ा वक्त लगता है आपको एक नए इंसान को एक्सेप्ट करने के लिए. आज क्योंकि फाइनेंशियल स्टेक्स बड़े हो गए, आज एक्टर्स को थोड़ा डर लगता है कि, हालांकि अक्षय कुमार मैक्सिमम नए डायरेक्टर के साथ काम करते हैं, उन्हें डर नहीं लगता, लेकिन बाकी एक्टरों को थोड़ा डर लगता है कि यार ये नया है, अगर ये नहीं अच्छी फिल्म बना पाया तो मुझे बहुत नुकसान होगा, तो लेट हिम ग्रो. सब चाहते हैं कि तुम 2-3 फिल्में किसी और के साथ बना लो फिर मैं तुम्हारे साथ करूंगा, तो वो तो नेवर एंडिंग स्टोरी है. हाँ, तो कहाँ बनाएगा 2-3. तो किसी को तो भरोसा करना चाहिए. और लोग ये भी भूल जाते हैं कि जब वो नए थे तो किसी ने भरोसा किया था. तो ये एक थोड़ा सा है प्रॉब्लम. बट अल्टीमेटली यू हैव टू सपोर्ट योर कन्विक्शन एंड बैक इट, और आप बनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, 2 क्वेश्चन इस पे. एक कि जैसे बॉलीवुड में बोलते हैं कि ना फेवरेटिज्म बहुत चलता है, यहाँ स्पेसिफिकली फॉरगेट बॉलीवुड ना, OTT में भी हर जगह फेवरेटिज्म बहुत चलता है. अगर आप फेवरेट सर्कल्स में हो, आपने अच्छे से नेटवर्किंग कर ली, आप 10-12 अच्छे लोगों को जानते हो, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा और सिर्फ उन्हीं लोगों को ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी. इज़ दैट ट्रू? लोग थोड़ा सा, जो लोग उनके आसपास होते हैं उनको कंफर्ट मिलता है, बिकॉज दे समवेयर नो द पर्सन. तो उनके अंदर एक थोड़ी सी कंफर्ट आती है कि यार ये बंदा जो है या ये बंदी जो है ये सही है. इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है ना. मैं और आप अगर रोज साथ में बैठते हैं, हाउ डज दैट मेक मी श्योर कि मैं या आप मिलके एक प्रोजेक्ट बनाएंगे वो अच्छा होगा? इसका कोई साइंस नहीं है, ये सिर्फ इमोशन है कि मैं इसको बहुत दिनों से जानता हूं, मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है कि अच्छा लड़का है, ये कर लेगा. ये कुछ हद तक होता है, लेकिन नए लोग भी आ ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि नए लोग नहीं आ रहे हैं. एज आई सेड कि वो जर्नी थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई है बिकॉज द स्टेक्स हैव गॉन हाई. बट ये नहीं हो रहा है कि नए लोगों के लिए बिल्कुल दरवाजे बंद है, वैसा तो नहीं है. ओके, ऐसा तो नहीं है. एंड इस पे सेकेंड ये क्वेश्चन था कि क्योंकि मैं बहुत सारे अभी आई थिंक लास्ट 2-3 ईयर्स में जब से मुंबई आया हूँ, बहुत सारे डायरेक्टर से मिला हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ सम वर्क, जस्ट बिकॉज कि मैं कहीं पे होता हूँ तो वहाँ पर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लोग होते हैं, वो या तो एस्टैब्लिश डायरेक्टर्स होते हैं या वो नए बनने की कोशिश कर रहे होते हैं. तो जितने नए लोग आते हैं ना छोटे छोटे शहरों से, मैंने देखा है बाहर से, वो वहाँ पे बच्चे प्लेस कर रहे होते हैं. इंदौर से कोई आएगा, भोपाल से कोई आएगा, नागपुर से कोई आएगा, राइट. उन सब की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है विच इज़ अ वेरी सिमिलर पैटर्न ऑफ नोटिस. वो बोलते हैं कि हमें जैसी पिक्चर बनानी है, हमें जो सीरीज़ बनानी है, वैसा कॉन्सेप्ट इंडिया में आया ही नहीं है, तो कोई हमें बैक ही नहीं करता. हैव यू हर्ड दिस? ये मैंने बहुत सुना है. और एक्चुअली एक प्रॉब्लम क्या है कि जो बंदा एक छोटे शहर से आया है ना, उसने जो जिंदगी देखी है, और यहाँ जो हमारे शहरों में जो बड़े हुए हैं लोग, जिन्होंने शायद कभी ट्रेन या बस में भी ट्रैवल नहीं किया है, और जिनको बांद्रा और अंधेरी और टाउन के बाहर की दुनिया ही नहीं पता है, वो डिसीजन मेकर्स हैं. अब जब इनको ऐसी कहानियाँ आप सुनाते हैं तो वो कहते हैं ऐसा कहाँ होता है. Exactly. It is not because of anything else. It is only and only because they don't have the experience. But वो कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं और वो कहानियाँ बहुत चलती हैं. So they need to hang on to their own idea, conviction, and that is how we will be able to change the cinema. पर कैसे कोई क्रैक करेगा अब जब कोई बिलीव ही नहीं कर रहा? डिसीजन लेने वाला बांद्रा की परवरिश में बड़ा हुआ है और वो बांद्रा का जैसे सोचता है, उसके लिए इमेजिनेशन भी हॉलीवुड है, वो उसको पता ही नहीं है ग्राउंड लेवल रियलिटी की इंडिया के Tier 3 Tier 4 सिटीज़ में क्या होता है. अब वहाँ की कोई स्टोरी लेके आता है तो कैसे कोई ब्रेक कैसे करेगा? क्योंकि एक जो छोटे शहर से कोई डायरेक्टर आ रहा है जिसको बड़ा बनना है, अब उसके पास ना तो फेवरेटिज्म है,
ना उसके कनेक्शंस हैं, ना उसकी स्टोरी है वो रिलेट कर पा रहा है, ना उसके पास इतने फाइनेंस है कि वो खुद कर ले. सो हाउ डू यू थिंक न्यू डायरेक्टर्स कैन ब्रेक इनटू दिस? No, there is no other way but to keep pushing and don't lose your conviction. अपना कन्विक्शन छोड़ के जब आप कहेंगे कि अच्छा यार मेरी कहानी तो कोई बना नहीं रहा है तो अब आपके पास क्या है, मैं वही डायरेक्ट कर देता हूँ, दैट इज व्हेन ही विल स्टार्ट और शी विल स्टार्ट ऑन अ रॉन्ग नोट. आपका कन्विक्शन उस कहानी में नहीं आएगा तो आप अच्छी फिल्म नहीं बना पाओगे. और वो लोग बोलेंगे देखा नया डायरेक्टर था, पहली फिल्म बनाई, बकवास थी, भूल जाओ. सो आपको थोड़ी लड़ाई तो लड़नी है और आपको उस लड़ाई में अपने कन्विक्शन को बैक करना ही करना पड़ेगा और उसी में से आपका सिनेमा जन्म लेगा जो आप कहना चाह रहे हो. सी आई टेल यू, व्हेन आई वाज मेकिंग आंखें तो इंडस्ट्री में लिटरली शर्तें लग रही थी कि ये फिल्म सुप्रीम डिजास्टर होगी. उसके रीजंस भी दिए जा रहे थे कि अमिताभ बच्चन, द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ दिस कंट्री, इज गोइंग टू प्ले द विलन. तीनों हीरो अंधे हैं. अक्षय कुमार के पास लव स्टोरी नहीं है तो गाने नहीं है ऑब्वियसली. और ऐसी फिल्म कौन बनाता है? 3 अंधे बैंक रॉबरी करता है, ये कोई सब्जेक्ट है? तो शर्त लग रही थी और मुझे आके अक्षय, अमित जी सब बताते थे कि भैया तुम्हारी फिल्म के अगेंस्ट तो बड़ी शर्तें लग रही हैं कि ये तो डब्बा है. और मैं अड़ा रहा कि नहीं, मैं कोई चेंज नहीं करूंगा, मैं यही बनाऊंगा. और अल्टीमेटली वही चलता है. आपको लोग सब लोग आके आपको ज्ञान देते हैं कि देखो ऐसा ही चलता है, वैसा ही चलता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं ऐसा कोई थियरी नहीं है कि कौन सी फिल्म चलेगी, ऐसी कोई थियरी ही नहीं है. अच्छे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन से बनाई हुई अच्छी कहानी कहां से क्यों चल पड़ती है ये लोग नहीं समझ पाते. कोई साइंस नहीं उसकी, कोई साइंस तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई थियरी भी नहीं है. लेकिन लोग जिस फिल्म के ऊपर, आई टेल यू अ सिंपल स्टोरी, मैं केरला स्टोरी बना रहा था, मेरे ऑफिस के अंदर लोगों के अंदर एक फीलिंग थी कि ये एक गलत फिल्म है जो मुझे नहीं बनानी चाहिए, ये चल ही नहीं सकती. ओके, हिस्ट्री टेल्स अदरवाइज. तो ये होता है. इंडस्ट्री में तो बहुत लोगों ने सलाह दी थी कि ये तो चलेगी क्या, ये कैसे चल सकती है, ये क्या कहानी है. बट आई वॉज शेकन एंड मूव्ड. बट ये आंखें के वक्त हुआ. फिर मैं जब वक्त बना रहा था तो लोगों ने कहा अरे भाई इसने थ्रिलर बनाई है, इसको क्या पता फैमिली फिल्म क्या होती है. तो इफ यू लुक एट 2002 में आंखें आई और 2005 में वक्त आई, 3 साल तक, जबकि अमित जी और अक्षय दोनों मेरे पास कमिटेड थे फ्रॉम द शूटिंग टाइम ऑफ आंखें. बट आई वॉज नॉट एबल टू क्रैक द फिल्म बिकॉज लोग नहीं मानते थे. फिर जब मैं नमस्ते लंदन बनाने लगा तो लोगों ने कहा कि कैसे हो सकता है, तुमने एक फैमिली फिल्म बनाई है और एक थ्रिलर बनाई है, रोमांटिक फिल्म का तुमको क्या अंदाजा है, तुम्हें पता ही नहीं है. तो लोग आपको हर तरीके से डराने की कोशिश करते हैं, हर तरीके की थियरीज कॉइन करते हैं, वो पैरेलल बनाते हैं कि देखिए फलां डायरेक्टर्स थ्रिलर में अच्छे थे, उनकी लव स्टोरियां कहाँ चलती हैं. तो आपको उस ब्रैकेट में ढालने की कोशिश की जाएगी. ये आपके ऊपर है कि आप कितना अपने कन्विक्शन को बैक करते हैं. तो यू फील कि कोई फॉर्मूला नहीं है मूवीज को सक्सेसफुल बनाने का? कोई तो 3-4 चीजें होती होगी जो लोग रखते होंगे ध्यान में, क्योंकि कुछ हाउसेज हैं जो फिल्म हाउसेज हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वो बैक टू बैक सालों से चलते ही आ रहे हैं, वो आज भी सबसे बड़े हैं. तो उन्होंने कुछ तो क्रैक किया होगा. देखिए, सबसे बड़ा होना और सबसे सक्सेसफुल होना ये 2 अलग चीजें हैं. ओके, एक्सप्लेन व्हाई. आप जिन बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की बात करते हैं वो भी फेल होते हैं. उनकी भी फिल्में नहीं चलती. और उनके ऐसे बहुत सारे दौर आते हैं जब वो बैक टू बैक उनकी फिल्में नहीं चलती. बट बिकॉज दे हैव द एक्सपीरियंस एंड द कन्विक्शन, दे नो हाउ टू बाउंस बैक. तो वो अपनी गलती को समझते हैं, उसे एनालाइज करते हैं एंड देन दे गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड के हमने कहाँ अपनी कन्विक्शन को छोड़ के कोई अलग ट्रैक पे हम चले गए. एंड देन दे करेक्ट देमसेल्व्स. दैट इज व्हाई दे आर सक्सेसफुल. ये तो हर डायरेक्टर के साथ होता है. री इन्वेंशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस विच इज सो इम्पॉर्टेंट इन सिनेमा.
आपको अपने आप को हर 5 साल में री इन्वेंट करना ही पड़ेगा। तो वो तो सेकंड फेज हो गया। बट अगर आप एज अ न्यू डायरेक्टर अगर आप देखें तो आपको कभी भी जिंदगी में ये नहीं सोचना चाहिए कि देखिए वो उस फॉर्मूला पे पिक्चर बना रहा है, वो चल रही है, क्योंकि उस फॉर्मूला पे ऐसी फिल्म होगी जो नहीं चली होगी। ऐसा कोई आदमी नहीं है, ऐसा कोई फिल्म मेकर नहीं वर्ल्ड में, और ऐसा कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है जिसने फेलियर नहीं देखी हो। आप एक सिंपल बात देखिए कि हम तो इंडिया को भूल जाइए, आप हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टूडियोज देखिए, उनके पास क्या नहीं है। their strength, their market analysis, to research, to this, to that, उसके बावजूद फ्लॉप था। उनका सक्सेस रेशियो 30% से ऊपर नहीं है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, इफ किसी को भी रीच आउट करना हो आपको, इन केस मे बी एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर, एज समबडी, एज अ स्क्रिप्ट राइटर, हाउ कैन दे डू दैट? सो व्हाट विल, ओके, मोर देन दैट, मे बी आपका वेबसाइट होगी, वेबसाइट पे आपके स्टूडियो के सब कॉन्टैक्ट ऑप्शन होंगे, ऑल दैट होगा? No, nothing. I don't do that. Actually, how can people reach out to you? मैं बहुत मेरा नंबर वही है जो पहले दिन मोबाइल जब मैंने खरीदा था तब से आज तक। आई हैव नेवर चेंज माय नंबर, और मेरा नंबर पब्लिक फोन जैसा है, सबके पास होता है। एंड आई रिस्पॉन्ड टू एवरी सिंगल व्हाट्सएप। हाउ? अभी नंबर मत रिलीज कर देना इधर, मतलब ऐसे मत करना। नहीं, बट मुझे जो भी मैसेज आता है, आप किसी से भी इंडस्ट्री में पूछ लीजिए, वो कहेगा कि whenever we send a message to Vipul, he responds. I will. But that's only for the industry people. How can a newbie, even newcomers, someone with a good story, can reach out to you? So there are so many people who come to my office, and they. I also don't follow the टेम्पलेट ऑफ के एक टीम है वो पढ़ेगी और रिव्यू करेगी, क्योंकि अगर कहानी मुझे बनानी है तो मुझे ही पढ़नी पड़ेगी। नोबडी एल्स कैन रीड फॉर मी एंड से विपुल ये अच्छी कहानी है तुम बनाओ। दैट डजंट वर्क। आई हैव टू फाइंड द मेरिट इन द स्टोरी। तो किसी इंसान की अच्छी कहानी और आपके पास आना है तो वो आपके ऑफिस पे आए, स्ट्रगल करे, बैठे, टाइम लगाए, वेट करे आपका, और फिर अगर आपने पढ़ ली, then there's merit. So people have to go through this process. No, I always tell them that I will tell you when to send me the script and I'll read it within 3 days and I'll revert. मैं किसी से अगर ऑफिस में मिल गए तो आप बता दोगे कि अब भेजना मुझे? मैं आपको आपका नंबर दे दो, मैं आपको मैसेज करूंगा, अब मुझे आपका स्क्रिप्ट भेजो, अब मैं पढ़ने का टाइम है मेरे पास, और मैं तभी पढ़ूंगा, और पढ़ के आपको विदिन 72 hours I respond. That's what I've been doing for years. And there's nothing that specific which excites you. It's anything can excite you. It can be anything. It doesn't matter. Got it. Perfect, sir. Thank you so much for coming here. It was honor to talk to you. Oh, it was a pleasure to talk to you. I hope you got some good stuff. I got amazing stuff. I enjoyed it. मुझे बहुत मजा आया. I love talking to your wife as well, and I love talking to you. It's pleasure. मुझे बहुत मजा आया दोनों से बात करके। दोनों complete different conversation करी हमने। हाँ. And it was fun to talk. Yes, she is very different than I am, but yeah. Yeah, like with her, we only talked about relationships. Yes. And we talked about family, relationships, and like so many things. With you, we talked about country and then director and like business side of it. It was fun to talk. Great. Perfect. I'm so glad. Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। हमें प्लीज़ कमेंट में ये बताओ कि कैसे हम हमारे एपिसोड एंड पॉडकास्ट को बेटर करें, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं करें, एंड कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हो हम कंटिन्यू करते जाएं। एंड हमें कमेंट्स में ये भी बताओ कि कौन से अगले गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो, क्योंकि आप हमारी हेल्प करेंगे और आप हमें फीडबैक देंगे तो हम आपके लिए उस फीडबैक से सीख के बेहतर से बेहतर वैल्यू ला पाएंगे। एंड दैट इज़ आवर गोल एट फिगरिंग आउट। ये एपिसोड ख़त्म करने से पहले किसी एक इंसान के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इनफ होती है किसी की ज़िंदगी चेंज करने के लिए। प्लीज़ शेयर दिस विद समवन जिसकी लाइफ में इसे देखकर इंप्रूवमेंट आएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप फिगरिंग आउट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।